हाँ जी बेटे, हमारा अगला टॉपिक है। पहले हमने पिछली क्लास में टेम्परेचर और मेजरमेंट स्केल्स के बारे में बातचीत की, उनके आपस में कन्वर्जन की बात की। अब हम एक छोटा सा टॉपिक बीच में स्टडी करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना बेटे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाला चैप्टर स्टडी करेंगे या जब कभी भी हम गैसेज की बात करेंगे तब आइडियल गैस की बात भी हम करेंगे। इज इट क्लियर? अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले तो आइडियल गैस की कई प्रॉपर्टीज होती है। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाले में बात करेंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप बच्चों को बताना चाहूँ तो अगर गैस पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, यानी उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स ना हो, तो हम इस प्रकार की गैसेज को क्या कह सकते हैं बेटे? आइडियल गैसेज कह सकते हैं। जो एक दूसरे के साथ अगर कोलाइड करे पार्टिकल, गैस पार्टिकल दूसरे से, तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस प्रकार की जो गैस है उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। इनफैक्ट 100% आइडियल गैस कोई भी नहीं होती। इज इट ओके? नियरली आइडियल बिहेव करती हैं, उसकी बात हम आगे केटीजी में करेंगे। केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तब तक हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेटे, यहाँ पर 2-3 लॉज की हम बात करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बॉयल्स लॉ की बात हो रही है। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे 1629 से 1691 के बीच में। रॉबर्ट बॉयल ने हमें ये बताया, देखिए बेटे, जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है ना, ये किसी भी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है या गैस है, जैसे पानी की भरी हुई केतली पड़ी है हमारे पास, इस थर्मोमीटर इसके अंदर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर पता चल जाएगा। वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, इस बर्तन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो P, V और T, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, किसी भी सिस्टम के, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस, उसके मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब मोटे तौर पर, स्टेट वेरिएबल्स मतलब जो उसकी किसी भी टाइम पर स्टेट बताएं कि इस टाइम पर इसका इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है, इतना टेम्परेचर है, इसलिए इन्हें स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक बात हुई? ओके, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कुछ रिलेशन है। रॉबर्ट बॉयल ने हमें बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कांस्टेंट होती है अगर टेम्परेचर फिक्स रखा जाए। अगर टेम्परेचर क्या रखा जाए? फिक्स रखा जाए। तो अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटे? मैं आपको थोड़ा इन शॉर्ट बताऊंगा, आप बच्चे नोट्स बनाएंगे। रॉबर्ट बॉयल ने हमें यह कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को फिक्स रखें, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम कौन होता है बेटे? जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो लिक्विड है या वो कोई गैस है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम का जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। वो क्या रहेगा बेटे? कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हम बॉयल्स लॉ, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोलो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसे क्या बोलते हैं बेटे? व्हाट दिस लॉ इज? बॉयल्स लॉ। इस लॉ को क्या कहेंगे? बॉयल्स लॉ। साथ में आप यहां पर देख सकते हैं चार्ल्स लॉ गिवन बाय द साइंटिस्ट जैक्वेस चार्ल्स 1747 से 1823 के बीच में। इन्होंने चार्ल्स लॉ में क्या बताया कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम जो है किसी सिस्टम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। वॉल्यूम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी सिस्टम विल एक्सपैंड। यानी अगर मान लीजिए जैसे सपोज करते हैं हम चाय उबालते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो चाय बाद में उबल कर बाहर आने को होती है ना, तो वॉल्यूम क्या करता है बेटे? एक्सपैंड करता है। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या है बेटे? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम will be directly proportional to
वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its temperature, that is V is directly proportional to T, या फिर आप कह सकते हैं V divided by T is equal to constant। कंडीशन है कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर कंडीशन थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट था। क्लियर हुआ बेटे? नंबर एक बात तो ये कि फिजिक्स में जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, फिजिक्स एक साइंस है जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। समझ आएगा तो इसे पढ़ने का फायदा है, समझ नहीं आएगा तो रट्टे मारने का कोई बेनिफिट नहीं। रट्टे मारकर आप थोड़े बहुत नंबर ले सकते हो बस। ये स्टेटमेंट क्या कहती है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब मान लीजिए हमारे पास सिलेंडर में कोई गैस है, तो सिलेंडर को अगर आप वॉल्यूम को बढ़ना अलाउ करें, मान लीजिए पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन आप बाहर की तरफ मूव करें तो प्रेशर कम होएगा ना। कम वॉल्यूम में गैस होगी तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, हाँ या ना? सिमिलरली चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम विल एक्सपैंड। और इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व करके हमारे पास बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज और थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड मशीन, जैसे आप हीट इंजन या उनकी बात करेंगे हम अगले चैप्टर में, तो वो सब इन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो जब हम बात करना चाह रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन की, आइडियल गैस इक्वेशन, तो इन दोनों लॉज को हम क्या कर देंगे बेटे? कंबाइन कर देंगे। इन दोनों लॉ को क्या कर देंगे हम? कंबाइन। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो बेटे? यहां पर हम कह रहे हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहां हम कह रहे हैं वॉल्यूम बाय टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज, इन दोनों लॉज को अगर हम कंबाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इट्स वैल्यू विल नॉट चेंज, और इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटे? आइडियल गैस इक्वेशन। और इस इक्वेशन जो कांस्टेंट की जगह अगर हम यूज करना चाहें, किसी कांस्टेंट को लिखना चाहें, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा बेटे n मल्टीप्लाइड बाय r, n मल्टीप्लाइड बाय, और जो नीचे टेम्परेचर है इसे हम ऊपर ले आते हैं तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, इसे बोलते हैं बेटे आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। n क्या है यहाँ पे? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम गैसीय सिस्टम की बात करें या किसी भी सिस्टम की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? n। और r क्या है? r होता है बेटे यहाँ पर गैस कांस्टेंट। r क्या होता है? गैस कांस्टेंट। R जो है दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटे? 8.31 जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन। 8.31 जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन। तो किसी भी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टेम्परेचर बराबर होगा बेटे n इंटू आर, और n क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। n क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। नंबर ऑफ मोल समझते हो ना? वन मोल में कितने नंबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अगर इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो किसी गैस के तो हम बोलते हैं कि 1 मोल है। और 1 मोल की जगह 2, 3, 4, 5, 10 कितने भी मोल्स हो सकते हैं, तो हमने मान लिया n मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? तो n मोल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखी जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर n है नंबर ऑफ मोल्स, r है गैस कांस्टेंट, तो इसे बोलेंगे बेटे आइडियल गैस इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। अब यहाँ से हम इन ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। इन ग्राफ में देखिए क्या बता रहे हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये किस किस के बीच में बेटे? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। अगर क्या कांस्टेंट रखा जाए? वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए। अगर क्या कांस्टेंट रखें? वॉल्यूम। तो देखो बेटे, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने अभी जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी वहां से ये सारे रिजल्ट आप निकाल सकते हो। हमने कहा PV डिवाइडेड बाय T बराबर क्या है बेटे? कांस्टेंट। तो PV बराबर क्या होगा? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो अगर हम वॉल्यूम को भी कांस्टेंट ले लें तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया।
तो अगर हम टेम्परेचर के साथ प्रेशर को प्लॉट करना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। यस। और ये पॉइंट क्या दिखा रहा है? ये पॉइंट दिखा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी कुछ प्रेशर है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी कुछ प्रेशर है। अब प्रेशर किस वजह से होता है इसका मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर में गैस है, तो वो गैस क्या करती है बेटे? दीवारों से जाके टकराती है, और क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल जाके जब दीवार पे टकराएगा तो मोमेंटम अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो दीवारों के ऊपर गैस पार्टिकल्स के टकराने की वजह से प्रेशर लगता है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी लेंगे तब भी प्रेशर 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है। अब आप इससे लेफ्ट साइड का ग्राफ देखिए। अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री से भी नीचे ले जाएं, यानी माइनस में ले जाएं, तो हम देख रहे हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जब प्रेशर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यहां पर प्रेशर कितना हो गया बेटे? 0। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं बेटे। 0 डिग्री केल्विन को क्या बोलते हैं? और 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस में कितने के बराबर है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। आज सुबह की क्लास में भी हमने ये बात की थी, हाँ या ना बोलो? ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सभी टाइप के जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो फ्रीज हो जाते हैं। जीरो प्रेशर क्या शो करता है बेटे? जीरो प्रेशर ये शो कर रहा है कि गैस पार्टिकल्स जो है वो दीवारों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे। अगर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे तो क्या इसका मतलब ये है कि वो टकरा तो रहे हैं लेकिन प्रेशर नहीं लगा रहे? टकराएंगे तो फिर प्रेशर भी लगाएंगे, टकराएंगे, कोलिजन होगा, मोमेंटम की बात होगी, फोर्स की बात होगी, तो फिर प्रेशर भी होगा। अगर प्रेशर 0 है इसका मतलब मॉलिक्यूलर मोशन फ्रीज हो गया है, मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो गया है, इसी वजह से प्रेशर 0 हुआ है। सही है और नो? तो जो 0 केल्विन टेम्परेचर है इसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर सभी टाइप के मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाते हैं बेटे? फ्रीज हो जाते हैं। यानी अगर हम किसी पौधे को या किसी लिविंग बीइंग को, किसी इंसान को, एनिमल को 0 केल्विन पर रख दें या -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखें, एवरी टाइप ऑफ मोशन इनसाइड द बॉडी विल स्टॉप। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, बॉडी विल बिकम डेड। तो चाहे पौधे हैं चाहे एनिमल्स हैं, सभी इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या 0 केल्विन टेम्परेचर के बारे में आइडिया लगा क्या होता है? ठीक है जी। अब हम इधर इसके साथ में एक और ग्राफ दिया हुआ, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये ग्राफ किसका है बेटे? आप देखो, फिजिक्स में अगर आप बच्चों को ग्राफ की रीडिंग आती है ना, तो इसका मतलब आप फिजिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। अब ये ग्राफ में जब भी आप पढ़ोगे सबसे पहले यहाँ पर देख लिया करो ये ग्राफ किसके बारे में है। अगर नीचे डिटेल नहीं दे रखी है तो आप दोनों एक्सिस पर देख सकते हैं कि ये किस किस के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है ग्राफ। यस सर। अब आपको 3 अलग अलग ग्राफ दिख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है ये किसी एक गैस के लिए, किसी दूसरी और किसी तीसरी गैस के लिए। एम आई राइट? यस सर। हाँ जी। क्या सारे के सारे 0 केल्विन टेम्परेचर पर 0 प्रेशर शो कर रहे हैं? यस सर। इट मींस चाहे गैस आप कोई भी लीजिए, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले लेंगे हम उस टाइम 0 प्रेशर ही होगा, हाँ या ना? यस सर। क्या सारे ग्राफ एक जैसे ही हैं? एक जैसे ही हैं, सिर्फ स्लोप अलग अलग है बेटे। एक जैसे ही हैं, सिर्फ क्या अलग है? स्लोप अलग है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे। इसका मतलब सभी गैसेस एक जैसा बिहेव करेंगी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कांस्टेंट रख के तो प्रेशर बढ़ेगा। P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हाँ या ना? यस सर। हाँ, कितना बढ़ेगा वो सबके लिए अलग अलग है, इसीलिए ये स्लोप हमारे पास क्या है? अलग है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। स्लोप क्या शो करती है बेटे? मुझे बताओ स्लोप किसे कहते हैं? मैंने आप बच्चों को स्लोप पर पूरा एक पीरियड लगा के समझाया हुआ है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप एक्चुअल में टेंजेंट थीटा होता है, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। मान लीजिए आप इस गैस की बात करते हैं, गैस है, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं, एक वर्टिकल ड्रॉ कर दूं, और ये हमारे पास आ गया थीटा। तो यहाँ पर ये स्लोप क्या शो कर रही है? ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये बेस। यस और नो? यस सर। परपेंडिकुलर किसको शो कर रहा है? प्रेशर को। और बेस किसको शो कर रहा है? टेम्परेचर को। इसका मतलब गैस ए के लिए P/T क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसी का तो ग्राफ बना रहे हो, यस सर। हाँ है ना? लेकिन अब आप क्या देखेंगे कि गैस B के लिए ये जो स्लोप है हम इसे थीटा B कह देते हैं, थीटा A। आप देखेंगे कि थीटा B कम है थीटा A से। थीटा B क्या है? थीटा A से कम है। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो P/T है, ये अगर मैं B के लिए बात करूं और A के लिए बात करूं तो आप देखेंगे कि ये B वाला प्रेशर टू टेम्परेचर रेशो कम है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर में जो चेंज आ रहा है, प्रेशर का जो बढ़ना है वो गैस A के लिए ज्यादा है और B के लिए कम है। अगर एक जितना टेम्परेचर बढ़ाएं, ध्यान देना, अगर हम एक जितना टेम्परेचर बढ़ाएं, इसको कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में स्टडी कर लेते हैं हम। आपको ग्राफ स्टडी करना आना जरूरी है। देखो, एक तो ये टेम्परेचर मान लेते हैं हम 0 डिग्री, एक यहाँ बीच का कोई भी टेम्परेचर मान लेते हैं, जो कुछ भी टेम्परेचर हो, मान लेते हैं T। इसको ऊपर की तरफ लेकर जाओ। हाँ जी बेटे, अब देखो 0 से T तक जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, 0 से T तक जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो ये गैस C है इसका प्रेशर कितना बढ़ा? ओनली दिस मच। और ये वाली जो हमारे पास गैस है इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इसका कितना बढ़ा बेटे? दिस वन। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर में चेंज ज्यादा होता जा रहा है। इसे अगर मैं बोलूं चेंज इन प्रेशर फॉर C, चेंज इन प्रेशर फॉर B, चेंज इन प्रेशर फॉर A, आप बताओ सबसे ज्यादा किसके लिए है? A के लिए। टेम्परेचर में चेंज सबके लिए क्या है? सेम। तो स्लोप से आप क्या समझ सकते हैं कि भाई एक जितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो अलग अलग गैसेज अलग अलग अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर शो करेंगे। एनी डाउट टू एनीबॉडी? इट इज क्वाइट सिंपल। टफ है कि आसान है? ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ की जो रीडिंग है वो आनी चाहिए।